एक ऐसा इंसान जिसने योग के माध्यम से कई असाध्य रोगों से लड़ना सिखाया, एक ऐसा इंसान जिसने योग के जरिए भारत को विश्व के पटल पर एक नई पहचान दिलाई, एक ऐसा इंसान जिसने योग को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। बात कर रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव जी हमारे साथ हैं, न्यूज 11 पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। प्रकाश जी आपको और न्यूज 11 के सभी हमारे दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बाबा जी सबसे पहले सवाल, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में इस वक्त आप आए हैं, रांची में आए हैं, बिहार में चुनाव, पड़ोसी राज्य है, बिहार में चुनाव हुए, अभी मतदान संपन्न हो गया, 8 तारीख को मतगणना है, बस धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं। लेकिन अभी तक जो सामने आ रही है एग्जिट पोल में, सभी कई सर्वे हुए, महागठबंधन और एनडीए के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, क्लियर कट मैंडेट की बात अभी तक नहीं सामने आई है। देखिए, मैंने तो प्रारंभ से इस बात को कहा था कि मुकाबला बहुत कांटे का है, टक्कर का है जी। और बिहार में जो जीत होगी वो भी ऐतिहासिक होगी और जो हार होगी वो भी ऐतिहासिक होगी जी। यद्यपि वो थोड़े वोटों से होगी और बिहार का चुनाव एक तरह से भारतीय राजनीति की एक निर्णायक भूमिका तय करने वाला है। जी। बिहार में विकास का मुद्दा गौण हो गया था जी। आरक्षण का मुद्दा, अगड़े पिछड़ों का मुद्दा, हिंदू और मुसलमानों का मुद्दा, गोमांस का मुद्दा, गोमांस का मुद्दा, माने ये भारतीय राजनीति के लिए शुभ नहीं है जी। चाहे किसी भी दल के जरिए, कोई भी दल हो जाए। डेवलपमेंट, विकास और सुशासन, गुड गवर्नेंस, ये जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस वाली बात थी, उसका हाशिए पर जाना ये शुभ नहीं है। शुभ नहीं है। नीतीश जी ने 17 साल का जो साथ था बीजेपी का छोड़ा, लालू जी के साथ मिल गए, कमल का साथ छोड़ा और लालटेन की रोशनी में तीर चलाने में जुट गए। निशाना पर लगेगा तीर। आपने तारीफ की थी हालांकि कुछ दिनों पहले नीतीश के गवर्नेंस की, नीतीश कुमार की, क्या आपको लगा नहीं कि बीजेपी को नुकसान इससे पहुंच सकता है बिहार चुनाव में? देखिए, मैंने इतना कहा था कि यदि किसी ने उसका गलत अर्थ निकाला हो तो अलग बात है। मैंने इतना बोला था कि जब मुझसे कहने लगे कि बिहार में मुद्दे क्या होंगे, तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। अब उसमें एक राष्ट्रीय चरित्र का व्यक्ति है मोदी जी, एक प्रांतीय चरित्र का व्यक्ति है, तो ये लाजमी है कि लोग एक बड़े व्यक्तित्व पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो ऐसे किसी की बेवजह निंदा तो नहीं करनी चाहिए। मैंने इतना ही कहा था कि एक व्यक्ति वो है जो पूरे राष्ट्र के जो है डेवलपमेंट की और उसके गुड गवर्नेंस की बात कर रहा है, एक वो जो बिहार की गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो इसमें लोगों का ज्यादा भरोसा तो मोदी पर ही होगा जी। तो उस बात को कुछ लोगों ने अन्यथा प्रचारित कर दिया तो गलत बात। चलिए, लेकिन नीतीश जी का लालू जी के साथ जाना कहीं ना कहीं ये पुराना जो 15 साल जो जंगल राज रहा, जिसको हाई कोर्ट ने भी कहा था, कोर्ट ने भी कोर्ट का वर्जन रहा कि जंगल राज है, ये किसी आम आदमी की बात नहीं है या किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि लोग पचा पाए हैं अब तक? आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो वेद प्रकाश जी एक ही बात कहूंगा, अभी ज्यादा वक्त नहीं रह गया है जी, अभी खाली एक दिन शेष है, कुछ घंटे कह सकते हैं और धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं और इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है जी। माने एवरेज यदि सर्वे भी देखा जाए जी, तो माने ऐसा लगता है कि 5-10 सीटों के अंतर से ही निर्णय होने वाला है। बहुत कड़क कांटे का मुकाबला कह सकते हैं हो रहा है। चलिए, इंतजार सबको है, आपको भी है। एक बात, झारखंड, चूंकि रांची में आप आए हैं, झारखंड में भी पहली बार बहुमत की सरकार, इंतजार कर रहा था झारखंड, विकास की बात जो हो रहा था, बीजेपी के नेतृत्व में भी सरकारें बनी और भी सरकार बनी यहां पर, लेकिन बहुमत की सरकार नहीं बनना एक बड़ी वजह मानी जाती है यहां पर विकास कार्य अवरुद्ध होने का। आप क्या मानते हैं? छोटे राज्य थे ना, वो सब विकास कर रहे थे। गोवा कितना छोटा राज्य है, लेकिन पूरे देश में उसने पहचान बनाई। बिल्कुल। उत्तराखंड छोटा राज्य, उसने अपने देश में पहचान बनाई। हिमाचल ने अपने पूरे देश में पहचान बनाई। अभी जो है ये दोनों भी अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। माने छोटे राज्यों की जो रचना थी, उसमें जो झारखंड था उसको एक नेगेटिव एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और अब जब से रघुवर जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने कुछ काम
ऐतिहासिक रूप में किए। एक तो ये है कि कोई भी आदमी उनके ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता। यहाँ मुख्यमंत्रियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। मैं किसी के ये नहीं कहता कि वो कितने सच्चे थे कितने झूठे, लेकिन एक तरह से भ्रष्टाचार के मामले में, घोटालों के मामले में झारखंड बदनाम हो चुका है। दूसरा, यहाँ की सड़कों की बुरी हालत थी। मैंने तो खुद झारखंड के आधे से ज्यादा झारखंड की मैंने खुद यात्रा की है सड़कों से। और यह शिक्षा का, स्वास्थ्य का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, सबका बुरा हाल हो चुका। बुरा हाल हुआ और दोहन भी हुआ। और अब आशा जगी है, विश्वास जगा है कि रघुवर जी के नेतृत्व में यहाँ पर गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की पटरी पर फिर झारखंड लौटेगा और एक पूरे देश में एक अच्छी पहचान बनेगी। रघुवर सरकार को 10 में से बाबा रामदेव कितना नंबर देंगे? देखिए, मैं नंबरों की आज बात नहीं करूंगा। मैं इतनी बात कहूंगा कि रघुवर जी की निष्ठा बहुत अच्छी है जी। और वो व्यक्ति बहुत सादगी में जीता है और वो ये नहीं सोचता कि इससे मुझे क्या मिलेगा, वो ये सोचता है कि मैं झारखंड के लिए क्या कर दूं। और अभी जैसे मैंने उनसे बात की, अभी हम यहाँ भी खुद भी एक रांची से लेकर के आगे भी हमारा संकल्प होगा कि प्रत्येक जिले में हम जाएं, यहाँ आचार्य कुलम बनाएं, क्योंकि एजुकेशन के बिना कुछ कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। और हमने भी ऐसा एजुकेशन देने का सोचा है जिसमें एक तरफ मॉडर्न एजुकेशन, माने फर्स्ट क्लास से बच्चे संस्कृत भी पढ़ेंगे और अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, शिक्षा और संस्कार उनको साथ साथ मिलेंगे। 25 करोड़ की लागत से तो हम यहाँ रांची में बना रहे, फिर आगे पूरे झारखंड में इसको विस्तार देंगे। उन्होंने अगली बात रखी कि यहाँ जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके निर्माण के बारे में या उनकी खरीद को सुनिश्चित करने के बारे में कोई हम योजना बनाएं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का यहाँ पर जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट हम ला सकते हैं, जिस तरह से सिक्किम में एक इतिहास बना है, तो हम यहाँ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को लेकर के और जड़ी बूटियों की खेती को लेकर के रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी और इसमें रोजगार की संभावनाएं भी आचार्य कुलम को लेकर के, और साथ साथ में यहाँ पर एक आदर्श गौशाला का निर्माण कैसे हो और उन गायों से किस तरह से हम गो आधारित एक अच्छी कृषि कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है हम यूरिया और डीएपी के बिना उससे ज्यादा पैदावार कर रहे हैं और लागत कुछ भी नहीं, मानी जीरो बजट खेती उसको कह सकते हैं। तो इस तरह का प्रयोग भी हो सकेगा, तो हम 100-200 एकड़ जमीन में इधर शुरू करेंगे जिससे कि लोग ट्रेनिंग ले सकें। चलिए, एक अच्छी पहल होगी इस राज्य के लिए आपके जरिए, जहां पे रोजगार तो मिलेगा ही, इस राज्य को भी एक नई पहचान मिलेगी और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक सवाल बाबा जी हमेशा से रहा है, बीजेपी में हालांकि कई बड़े नेता हैं जिनको जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें आप, जेडीयू की, उनको भी आरोप लगते रहे हैं कि तवज्जो नहीं दी गई, शरद यादव को दरकिनार किया जाता है, नीतीश कुमार का कब्जा, लेकिन बीजेपी में भी जो बड़े नेता हैं आडवाणी के लॉबी के, उनको तरजीह नहीं है। स्टार प्रचारक में शामिल किया गया, फिर बाद में हटा दिया गया। एक न प्रचार करने आए बिहार में, चाहे वो सुषमा स्वराज की बात करें आप, या इनको दरकिनार मनोहर जोशी की बात कर लें, मुरली मनोहर जोशी की, लाल कृष्ण आडवाणी की, और भी कई नेता हैं। ये कहते हैं, ये आरोप लगते हैं कि उनको अब दरकिनार किया था जिन्होंने बुनियाद रखी बीजेपी की। लेकिन मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमारा प्रयोजन इतना था कि एक खानदान के देश में सत्ता थी और उन्होंने देश को अपनी जागीर समझ लिया था। हमने इस वंशवाद और परिवारवाद की जड़ों को उखाड़ा, और इसलिए कि एक अति पिछड़ा व्यक्ति, चाय बेचने वाले का एक लड़का, कोई ऊंचाई पर पहुंचे, वो क्योंकि गरीबी को उसने झेला है, गरीबी को उसने जिया है, तो वो इस देश के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए कुछ काम करे। इस भावना से हमने उनका समर्थन किया। हमको क्या चाहिए? हम तो फकीर आदमी। आज भी हमको ना कोई मंत्रालय चाहिए, ना हमको कोई बजट चाहिए, ना हमको कोई सम्मान चाहिए, ना हमको कोई भूषण विभूषण रत्न चाहिए। हमको अपना भारत चाहिए, और इस भारत में तो सोशल इकोनॉमिक इनजस्टिस है चारों तरफ, जो भारत का अपयश है पूरी दुनिया में, उसके स्थान पर हम भारत को परम वैभवशाली देखना चाहते हैं। यहाँ का कुछ ही लोग खुश क्यों रहे, सबके सब क्यों खुशी ना, तो सबकी खुशहाली के लिए हमने पिछले 5 साल जागरण किया था, उसका परिणाम मिला। चलिए, आप एक परिवार की बात कर रहे थे, जिस परिवार के शिकंजे, चलिए हम उस पर पहुंचते हैं। क्या कांग्रेस में नरेंद्र मोदी के कद का कोई नेता नहीं है? राहुल गांधी क्या वाकई बौने साबित हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने? अब इसमें तो कोई बयान देने की जरूरत ही नहीं है, तो साफ दिख रहा है। फिर भी बाबा जी क्या सोचते हैं, क्या किसी नए नेतृत्व को सामने लाने की जरूरत है? दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, या फिर सचिन पायलट, बहुत ज्योतिराज सिंधिया, बहुत सारे यंग लोग हैं। प्रतिभाओं की हिंदुस्तान में कमी नहीं। जी जी जी। और मैं एक कड़वी और सच्ची बात ही कहना चाहता हूं, बड़ी प्रतिभाएं ज्यादातर मैंने देखा पूरे देश में, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर हो, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, साइंटिफिक वर्ल्ड हो, बड़ा डॉक्टर, बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा नेता, बड़ा अभिनेता,
कोई भी बड़े आदमी ज्यादातर सामान्य घरों में पैदा होते हैं। तो कांग्रेस में ये इतनी पुरानी पार्टी है, उसमें भी लोगों की कमी नहीं है प्रतिभाओं की जी। लेकिन उस परिवार की समस्या है ना कि वो अपने परिवार के अलावा दूसरों पर भरोसा नहीं करता है। और एक और समस्या है कि जब उस परिवार के अलावा जब कांग्रेस का नेतृत्व किसी और के पास में जाता है पार्टी टूटती है। तो ये उनकी अपनी समस्या, उसको कैसे निपटें। और ये हमेशा होता भी रहा है, इसके पहले परिपाटी चली आती रही है। खैर, शाहरुख खान की बात करते हैं। अब पद्मश्री सम्मान लौटाने की, पैसा लौटाने की आप बात करते हैं। आखिर बॉलीवुड के बादशाह हैं, ऐसी नाराजगी क्यों बाबा को? मैंने उन्होंने कहा कि मैं लौटा सकता हूँ। उनका लौटाना है तो खाली फोकट का मत लौटा। लोग सम्मान नहीं, फोकट का फोटो खिंचवा लेते हैं। पहले राजनीतिक पार्टियों की खुशामदी करके पुरस्कार पाया, बाद में उन पार्टियों को खुश करने के लिए पुरस्कार लौटाओ। और इसमें भी कम्युनिस्टों की और कांग्रेसियों की एक लॉबी काम कर रही है जी। इस देश में लाखों कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया, लाखों लोगों की आतंकवाद में हत्या हो गई। जो है इस देश के अंदर कितने कितने पाप अधर्म नहीं हुए। इस देश के अंदर सिखों की हत्या हो गई, कितनों ने पुरस्कार लौटाए थे। कितने इस देश के अंदर कितने अधर्म हुए, कितने बड़े बड़े सांप्रदायिक दंगे, आप पूरा रिकॉर्ड देखो, सैकड़ों सांप्रदायिक दंगे इस देश के अंदर हो चुके। जब मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ था तब किसी ने पुरस्कार उठाया था। तो ये, और वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। तो ये दरअसल कांग्रेसी जो एक माइंड सेट है और जो कम्युनिस्ट माइंड सेट है, वो लोगों को एक अति पिछड़े का, एक गरीब परिवार का, एक चाय बेचने वाले का लड़का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। वो लोग ये समझते हैं कि इस देश के ऊपर राज तो हम ही करेंगे। तो अभी ये लोकतंत्र है, सम्मान करना चाहिए लोकतंत्र। मतलब कुछ राजनीतिक दलों के इशारे पर ये देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि देश का में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है। माने ऐसा नहीं है, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने में मोदी सरकार का ऐसा है। इस देश में कोई एक आदमी को लेकर के आप इशू बनाए, मैं चाहता हूं कि एक आदमी के साथ भी वो बुरा नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ यदि हजारों हिंदू मर जाएं तब सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ता। कोई एक वर्ग विशेष का, कोई एक आदमी का के साथ में गलत हो जाए, मैं उसको भी समर्थन नहीं करता कि गलत होना चाहिए। किसी को वायलेंस होता है, लेकिन इस तरह की बातें करना ठीक नहीं। लेकिन बाबा रामदेव को ऐसा क्यों लगता है कि वामपंथी इतिहासकार जो हैं, उन्होंने जो लिखा है, इस देश के इतिहास को बदलने की जरूरत है और नए सिरे से लिखने की जरूरत है? ये तो गलत किया है ना उन्होंने। देखिए, मैं वामपंथियों की एक दो बातों की बड़ाई करता हूं जी। एक, वो लोग बड़े सादगी प्रिय हैं। आज तक जितने भी वामपंथी लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, 99% लोगों के ऊपर आप देखेंगे करप्शन का चार्ज नहीं लगेगा। तो उनकी सादगी प्रियता और उनका निष्कलंक आर्थिक सुचिता वाला जो जीवन है, उसकी मैं बड़ाई करता हूं। दूसरा, वो लोग जो है साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, सामंतवाद के खिलाफ है, मैं भी उसके खिलाफ हूं। तो ये तीन बातें तो हमारी मिलती हैं कम्युनिस्टों के साथ। लेकिन ये जो इनकी जो एक तो चीन के साथ जो इनकी दोस्ती है, वो हिंदुस्तान की भलाई के लिए ठीक नहीं। दूसरी बात जो है, इनको स्पिरिचुअलिटी पसंद नहीं है, मोरल वैल्यू तो चाहिए इनको। मोरलिटी कहां से आएगी बिना स्पिरिचुअलिटी की? जी बिल्कुल। तो ये एक मूलभूत इनका विरोध का कारण है। और मोदी जी से भी इनका जो विरोध है वो इसी आधार पर है, इनको भारतीयता दरअसल आध्यात्मिकता पसंद नहीं है जी। यूपीए सरकार के समय कालाधन का मुद्दा बाबा रामदेव ने जोर शोर से उठाया था और काफी बवाल भी हुआ था, आपने आंदोलन भी किया था, दुनिया जानती है, सिर्फ भारत के लोग नहीं, दुनिया जानती है। बदलाव हुआ, सरकार बनी, एनडीए की सरकार। अब बाबा रामदेव कालाधन के मुद्दे पर चुप क्यों? देखिए, इसमें जितने अपेक्षित थे उतने परिणाम नहीं आए। अब लोग हमसे बयान की अपेक्षा नहीं करते, काम की अपेक्षा करते हैं। हमसे कहते बाबा अब तो आपके प्रधानमंत्री हैं, आपने कहा था इनको लेके आओ। और मोदी जी भी कहते हैं हम पाई दिलाएंगे। तो उनके नेतृत्व पर, उनकी नीतियों पर, नियत पर हमको शक नहीं है, लेकिन काम और तीव्रता से करने की आवश्यकता। 16-17 महीने हो गए, कामकाज से संतुष्ट है मोदी सरकार के? देखिए, वो व्यक्ति पूरी प्रामाणिकता से लगा हुआ है और कोई आदमी दुनिया में नहीं चाहता कि मैं फेल हो जाऊं। देश है, विपक्ष तो कहता है कोई काम नहीं हुआ इतने सालों में। देखो, ऐसा विपक्ष का तो काम, वो विपक्ष ही नहीं है जो सत्ता पक्ष अपोजिशन का मतलब ही हर चीज को अपोज करो। जी बिल्कुल, ये ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि विदेश दौरों में व्यस्त है प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा, पहले विदेशों में भारत की इज्जत नहीं थी, अब उन्होंने इज्जत तो बढ़ाई है कम से कम। मतलब लोग कहते हैं कि ये किरकिरी ज्यादा हो रही है, विदेशों में जाकर पैसे खर्च हो रहे हैं, उन दौरों का फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलो, ये तो वक्त बताएगा। चलिए, अब ये तो राजनीतिक बातें हो गई, थोड़ा कुछ आपसे बात कर लेते हैं। बिग बॉस के घर में ऐसी जानकारी मुझे है कि आपको बुलाया गया था एक बार, कि आपने इनकार कर दिया था।
क्यों बाबा रामदेव बिग बॉस के घर में नहीं जाना चाहते? देखो अब मैं बस 2-3 छोटे छोटे सवाल, बिल्कुल एकदम अब सामान्य सवाल। देखो अब हम थोड़ा मजाक में बोले, हाँ हाँ बिल्कुल। बाबा से बड़ा बिग बॉस कौन है? हम किसी के घर में क्यों जाएं? हमारे घर में है जिनको आना है। तो दरअसल वहाँ ना कुछ ऐसे अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे मतलब चुलबुले लोग होते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं ना, तो वो थोड़ा कैमरे के सामने उसमें एक रेस्पेक्ट रखना चाहिए सन्यासी को अपनी गरिमा का ध्यान। बिल्कुल। और बाबा का एक अलग इमेज भी है। खैर आपके फैंस कहिए, दीवाने कहिए, कमी नहीं है, लाखों करोड़ में दुनिया भर में है। एक फैंस ने शादी का प्रपोजल भी दिया था, आपको याद होगा। आपने इनकार कर दिया था, क्यों? अब दरअसल क्या है वो आपने कहा था कि सिर्फ प्रचार पाने का जरिया है, बाबा का नाम जोड़ना चाहती है वो। इस तरह की बातें करते रहते हैं लोग, उसका कोई मतलब नहीं है। बचपन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 1 मिनट का वक्त हमारे पास और है। साफ सफाई में बड़ी यकीन करते थे आप, पैसे की काफी किल्लत थी, सेकंड हैंड किताब से पढ़ाई की थी आपने। उन किताबों को आप इतने सहेज कर रखते थे कि फिर अगले बरस जब आप प्रथम श्रेणी में पास होने के बाद उस किताबों को जितने में आप खरीदते थे उससे कहीं ज्यादा में आप बेचते थे, बिक जाया करती थी। देखो हमारा साल भर का पढ़ाई का खर्चा मुश्किल से 50 रुपए का होता था, और कपड़े का खर्चा मुश्किल से 50-100 रुपए का होता था। 2-3 साल में एक ड्रेस सिलाते थे, अभी भी पहले 2-3 साल में, अब तो 5-10 साल में फटती ही नहीं है। तो हम पजामा सिलाते थे तब टखने के पास होता था, बाद में घुटने के नीचे आ जाता था, हाइट बढ़ जाती थी। तो सादगी में जीने में क्या दिक्कत था? आज भी हम सादगी में जीते हैं। आज हमने करोड़ों रुपए के काम किए। लोग कुछ भी बोलते रहे हमारे बारे में, बोलते बाबा बहुत पैसे वाला है बाबा। अरे बाबा पैसे वाला नहीं, बाबा सेवा वाला है, काम वाला है। मैंने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, भारतीय संस्कृति को गौरव दिला है। और मैं तो कहता हूँ मैं तो भगवान का बेटा हूँ। भगवान से बड़ा अमीर कौन होगा? और भगवान की सारी जागीर मेरी है। बाकी तो हम निमित्त मात्र भाव से काम करते हैं कि ट्रस्टीशिप का जो और चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पर हमने ये सारे काम किए और आगे भी करें। जब आप 9 वर्ष के थे, काफी मोटे थे, आपने एक जगह बताया था, और काफी उसके बाद लोग चिढ़ाते भी थे, तब से योगा शुरू किया आपने और आज तक योगा कर रहे हैं। देखिए बचपन में मेरी टांगें मिलती थी, पैरालिसिस हुआ था, बहुत तरह की जितने कि पेट मोटा था, वो बहुत इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, सारी चीजें थी। बीच में भी मुझे 20 साल पहले एक बार कुश्ती लड़ते समय स्लिप डिस्क हो गया था। तो मैंने स्वयं योग को अपने जीवन में प्रयोग किया और करोड़ों लोगों पर कराया। मैं एक ही बात मानता हूँ, एक योग से लोगों की पूरी जिंदगी संवर सकती है। तो न्यूज़ 11 के दर्शकों को बाबा चलते चलते एक टिप्स कह सकते हैं योग के लिए, स्वस्थ कैसे रहे चलते चलते? देखो वैसे तो 11 का आंकड़ा हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, तो न्यूज़ 11 आप सबके लिए शुभ हो। आपकी आवाज जैसे बन करके निरंतर आपके हक की आवाज को उठाता रहता है न्यूज़ 11, और आपके लिए लड़ता रहता है और आप तक सच पहुंचाता रहता है बिना किसी पक्षपात के। उसी तरह से न्यूज़ 11 जो है न्यूज़ के क्षेत्र में इतिहास रचता रहे और आप सबका विश्वास जीतता रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। दिवाली अभी आने वाली है, आपके जीवन में ना कोई अंधेरा ना है, कोई अभाव रहे, और सारी खुशियां आपको दीपावली की मिले। और एक राजनीतिक नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अच्छे दिन राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से कब आएंगे ये तो मोदी जी बताएंगे, लेकिन जो योग करेगा कपालभाति अनुलोम विलोम, उसकी सुबह अच्छी होगी, उसका दिन अच्छा होगा, उसका जीवन अच्छा होगा, इसके अच्छे दिन आएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रणाम वेदप्रकाश भाई आने के लिए। तो ये बाबा रामदेव थे जिन्होंने बताया, बेबाक बातचीत की और कई टिप्स भी दिए न्यूज़ 11 के दर्शकों के लिए। इस खास पेशकश में बाबा रामदेव जी के साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। अपने हुनर